बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर एक गलीज़ गेम शुरू हो चुका है और कल आप लोग देख चुके हैं कि इमरान खान साहब की कुछ जाली ऑडियोज़ बनाकर उसको वायरल करने की कोशिश की गई और इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की गई ताकि उनके जो पॉपुलैरिटी है उसको हेड किया जा सके, उसमें कमी लाया जा सके या उसको ख़त्म किया जा सके। आवाम के ज़हनों के अंदर ऐसे सवालात पैदा किए जा सके ताकि वो इमरान खान के सपोर्ट से पीछे हट जाए। और ये सिर्फ ऑडियोज़ नहीं, ये वीडियोज़ भी ये बताया जा रहा है कि उनके वीडियोज़ को भी सामने लाया जाएगा। लेकिन ये आप लोगों को थोड़ा-सा समझना चाहिए। आजकल के इस जदीद दौर में ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं और शायद आप लोग सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को देख भी चुके हैं कि उन सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए आप किसी भी बड़े जो पॉपुलर लोग हैं, जो लोग जानते हैं और जिनकी स्पीचेज़ और जिनकी आवाज़ अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो आप उन लोगों के न सिर्फ ऑडियोज़ बल्कि उनके वीडियोज़ भी आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जो पोर्न किस्म की वेबसाइट्स है, वहाँ से अगर आप कोई भी वीडियो डाउनलोड करें तो उस पे आप चेहरों को बड़ी आसानी के साथ तब्दील कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं और फिर जो आम लोग हैं उनको आप धोखा दे सकते हैं कि ये फला बंदा है। लेकिन जब उसकी अगर फॉरेंसिक होगी या ये चीज़ें होगी तो उसके बाद फिर उसकी जो रियल रिपोर्ट्स होंगे वो लोगों के सामने आएंगे कि इसमें कोई हकीकत नहीं। लेकिन उस वक्त तक आप जिसको भी चाहते हैं उस बंदे को आप बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे तो आप किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो ज़िम्मेदार लोग इस किस्म की चीज़ों के पीछे होते हैं उनके ख़िलाफ़ कभी कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि वो बड़े ताकतवर होते हैं। लेकिन इस सारे पहलू के अंदर एक जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि इमरान खान को क्यों टारगेट किया जा रहा है। इमरान खान को इसी वजह से टारगेट किया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर माफियाज को चैलेंज कर दिया है और पाकिस्तान के उन माफियाज को चैलेंज कर दिया है जो पिछले 75 साल से पाकिस्तान पे हुक्मरानी करते रहे, जो पाकिस्तान के सियाह व सफ़ेद के मालिक रहे, जिनके वालिदैन पाकिस्तान के हुक्मरान रहे और जिसके बाद उनके बच्चे आए और मुस्तकबिल में उनका ये ख्याल था कि उनके बच्चे हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान रहेंगे और ये जो 22 करोड़ आवाम है जो मुस्तकबिल में इसमें इजाफा होगा, ये हमेशा के लिए उनके ग़ुलाम रहेंगे और ये ग़ुलाम इसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे और फिर उनके बच्चे भी इस तरह उनके बच्चों के ग़ुलाम बन के रहेंगे। लेकिन इमरान खान ने सियासत के अंदर एक तब्दीली लेकर आई और जो नौजवान नस्ल है और सोशल मीडिया की वजह से, स्पेशली इसमें सोशल मीडिया का एक बड़ा बुनियादी किरदार है, उसके वजह से उन्होंने अवाम के अंदर इतनी आगाही पैदा कर दी कि वो माफियाज जो हमेशा के लिए पाकिस्तान के इक़्तिदार अपने हाथों के अंदर देखना चाहते थे, उनको ये ख़तरा पैदा हुआ कि अब उनके हुक्मरानी मज़ीद पाकिस्तान पे नहीं रह सकेंगे और शायद वो भी पाकिस्तान के अंदर मज़ीद नहीं रह सकेंगे। और इसी वजह से ये अभी डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तानी कौम के लिए और ये इस वक्त वो माफियाज अपने बका की जंग लड़ रहे हैं। वो माफियाज जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को तबाह किया, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर 70-75 साल गुजरने के बावजूद आपके मुल्क के अंदर ऐसा हॉस्पिटल मौजूद नहीं है जहाँ पे ये माफियाज अपना इलाज कर सके। ये माफियाज अपने इलाज के लिए लंदन और अमेरिका जाते हैं। आपके मुल्क के अंदर एक भी ऐसा तालीमी इदारा मौजूद नहीं है जहाँ पे इन माफियाज के बच्चे पढ़ सके। इन माफियाज के बच्चे अमेरिका, लंदन और यूरोप के दीगर ममालिक में पढ़ने के लिए जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है जहाँ पे आपके आम जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो भी आगे बढ़कर अपने कौम की खिदमत कर सके, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एलीट क्लास है उनके बच्चे
ब्यूरोक्रेसी में भी आएंगे, उनके बच्चे तमाम सरकारी इदारों के अंदर अहम ओहदों पे आएंगे, लेकिन गरीब का बच्चा बड़े मुश्किल से अगर पहुंच भी जाता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से, और कोई मेरे ख्याल में 1% भी नहीं होगा, 99% ये एलिट्स के बच्चे वहाँ पे जाएंगे। इसके अंदर आप देख ले कि ये जो माफिया है, ये माफिया सिर्फ आपके पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है, ये माफिया आपके बिजनेस सेक्टर के अंदर भी है। वहाँ पे आप जो चीनी शुगर माफिया आप देख चुके हैं, आटा माफिया आप देख चुके हैं, पेट्रोल माफिया आप देख चुके हैं। ये माफिया आपके सरकारी इदारों के अंदर भी है, और ये माफिया आपकी मीडिया के अंदर भी है। अगर आप देख रही है तो कल से आपके कुछ मीडिया जो माफिया से, उस माफिया से मुंसलिक लोग हैं, वो एक कैंपेन चला रहे हैं इमरान खान को बदनाम करने के लिए, और ये कहा जा रहा है कि हम तो इन ऑडियोज पे बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमें मजबूर किया गया और हमें बताया गया कि आप इस पे तबसरा करें अपने प्रोग्राम के अंदर। और वो माफियाज बता रहे हैं कि ये तो सिर्फ ऑडियोज है, अभी तो वीडियोज भी आएंगे। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि मौजूदा दौर में आप ऑडियोज और वीडियोज डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं, और ये जो लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर इन चीज़ों की फैक्ट्रीज बने हैं और जो उसके ओनर्स हैं, उनके लिए ये चीज़ें बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी वजह से शायद आप लोगों के साथ मजीद के सामने मजीद भी इस किस्म की चीज़ें आएंगी, लेकिन कभी भी उस पर एतमाद नहीं करना, क्योंकि लोग आपके सामने भी ये भी सवाल उठाएंगे कि अच्छा चलो इसके तो कर लेना, फौरन से कर ले। तो पाकिस्तान के अंदर तो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो इदारा है वहाँ से इंडिपेंडेंटली आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते। लेकिन जब आप बाहर दुनिया में बेचेंगे तो उस वक्त तक आपकी जो, अगर आपने कहा कि मैं ये करूँगा या आपने उस पर कोई बात की, तो उस वक्त तक आपकी जो इज्जत है उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा डैमेज किया जा चुका होगा। इसी वजह से कभी भी इन सहाफ़ियों की बातों पे एतमाद न करें, ये इस माफिया का हिस्सा है। और मैं आपको बताता हूँ, मैं भी पिछले तकरीबन 20 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ। मैं अपने बच्चे को पाकिस्तान के किसी बड़े तालीमी इदारे के अंदर दाखिल नहीं करा सकता, मैं उनके जो फीसिस है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं कोई एक बड़ा घर इस्लामाबाद के अंदर ख़रीद नहीं सकता, मैं कोई VIP ज़िंदगी गुजार नहीं सकता, मेरे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो इन लोगों के पास है। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं भी दुनिया के बड़े बड़े इदारों के अंदर मैं भी काम कर चुका हूँ, तो अगर मैं इन चीज़ों को नहीं कर सकता तो ये लोग किस तरह करते हैं। इसे आप सिंपली आप अंदाज़ा लगाए कि ये इन लोगों की भी अपने मुफादात है। ये जो एक माफियाज हैं ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये अलग अलग नहीं जा सकते। जब ये इकट्ठे होंगे एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे तो उसी सूरत में इनके मुफादात आगे चलते रहेंगे, और जिस दिन इनके मुफादात का टसल्स आता है तो आप देख लेते हैं कि ये आरिज़ी तौर पे एक दूसरे के साथ लड़ाई भी शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उनके वो जिन चीज़ों की वजह से इनके बीच कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाए, जब उसको हल कर देते हैं तो एक बार फिर आकर इकट्ठे बैठ जाते हैं, और ये शाम को और रात को एक ही साथ बैठते हैं, एक ही साथ महफिलें जमाते हैं, और एक ही साथ ये अपने आगे जो मंसूबे हैं उसको बनाते हैं। इसी वजह से जो मीडिया के अंदर जो माफिया है और जिनको इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है, वो मेरे ख्याल में इनकी क्रेडिबिलिटी तो ख़त्म हो चुकी है। और ये अल्लाह का शुक्र है कि सोशल मीडिया की वजह से कम अज़ कम लोग बड़ी आसानी से इन चीज़ों को अभी समझते हैं कि कौन माफिया का हिस्सा है और कौन कौम का हिस्सा है। ये इस वक्त चूँकि जो नौजवान सहाफ़ी है और वो हक के साथ खड़े हैं, तो कम अज़ कम उनमें बेशतर ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह के खौफ की वजह से हक का साथ दे रहे हैं कि दुनिया के अंदर ज़िंदगी पर कोई एतमाद नहीं, किसी भी वक्त आप दुनिया से जा सकते हैं। और इसी वजह से जब आप अल्लाह ताला के सामने जाएंगे तो वहाँ पे आप कम अज़ कम अल्लाह ताला के सामने ये कह सकेंगे कि मेरे परवरदिगार, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी रज़ा के लिए वहाँ पे अपने कौम के साथ खड़ा था, और मैं जो कुछ देख रहा था कि मेरे कौम के ख़िलाफ़ ये चीज़ें हो रही है, तो मैं अपने कौम को बचाने के लिए
جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے وہ کوشش کی ہے، تو کم از کم اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بھی معاف کریں گے اور آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اس پوری جنگ کے دوران آپ نے دیکھا کہ قوم کے ساتھ کڑے ہونے کی وجہ سے ہم نے ارشد شریف جیسے ایک بہادر صحابی کو بھی دیا، وہ شہید ہو گئے۔ ارشد شریف بھی اپنے قوم کے لیے کڑا تھا اور وہ ان مافیاز کے خلاف کڑا تھا، اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ شہید ہو گئے۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان مافیاز کے خلاف عمران ریاض کڑے تھے تو ان کا کیا حشر بنا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ان مافیاز کے خلاف اگر صابر شاکر اور معید پیرزادہ جیسے لوگ کڑے تھے تو ان کا کیا حشر بنا۔ آپ دیکھیں کہ ان مافیاز کے لیے ایک خاتون جو جرنلسٹ ہے شفا یوسفزئی، اس بیچارے کو دیکھ لے، اس کے گھر کے اندر مسلح لوگ جا کر وہاں پہ کیا کچھ کل ہوا۔ تو یہ جو مافیاز ہیں یہ ابھی اپنے بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں، اور یہ ابھی ایک خونخوار جانور کی طرح بن گئے ہیں۔ یہ ان کے سامنے جو بھی آئے گا یہ ان پہ جپٹ کے ان کے ساتھ جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کریں گے، لیکن ان مافیاز کو ابھی کنٹرول کرنا یا ان کو شکست دینا یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک چیلنج ہے۔ عمران خان نے تو ان کو چیلنج کر دیا ہے، لیکن یہ صرف عمران خان نہیں کر سکتے جب تک قوم ان کی پشت پہ اسی طرح کھڑی نہیں ہوگی۔ آپ لوگ جب ان کو سپورٹ کریں گے، ان کے پیچھے نکل آئیں گے، تو یہ جو مافیاز ہے یہ پاکستان سے ختم ہو جائے گا، اور آپ کے بچوں کا ایک بہترین اور تابناک مستقبل آپ کو ملے گا۔ جب پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی آئے گی تو اس کے بعد آپ کے بچے یہاں پہ خوشحال زندگی بسر کریں گے۔ آپ کا بچہ بھی پاکستان کے اندر ایک بڑا بیوروکریٹ بن سکے گا، آپ کا بچہ بھی پاکستان کے اندر بڑے بڑے عہدوں پہ جا سکے گا جب یہاں پہ میرٹ ہوگی اور یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوگی۔ لیکن جب تک یہ بوسیدہ نظام چلتا رہے گا جہاں پہ صرف مافیاز کے جو بچے ہیں ان کے لیے یہ سارے بڑے بڑے عہدے ہیں، تو اس وقت تک آپ کے جو بچے ہیں وہ اسی طرح ایک مشکل اور محکوم زندگی گزارتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر یہ پاکستانی قوم کے لیے ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا مستقبل تابناک بنائے تو آپ لوگوں کو ان مافیاز کے خلاف اٹھنا پڑے گا، اور اپنے ووٹ کے ذریعے ان کو شکست دینا پڑے گا، اور ان مورثی سیاستدانوں کا سیاست ختم کرنا پڑے گا۔ جب تک ان مورثی سیاستدانوں کی سیاست ختم نہیں ہوگی پاکستان کے اندر کبھی بھی بہتری نہیں آ سکتی۔ آپ دیکھ لیں، میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اس وقت پاکستان کو پچھلے 8 مہینوں کے دوران معاشی طور پہ تباہ کر دیا گیا، لیکن جن لوگوں نے اس کو تباہ کر دیا آپ دیکھ لیں ان لوگوں کے اربوں ڈالرز بیرون دنیا میں پڑے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس قوم اور ملک کے ساتھ مخلص ہوتے تو فوری طور پہ یہ لوگ اپنے ان اربوں ڈالرز کو پاکستان کے اندر لے کر آتے اور پاکستان کی اکانومی کو بچا دیتے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 8 مہینے کے دوران $1 ان لوگوں نے پاکستان کے اندر لے کر آیا، اور ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے اپنے اثاثوں سے اتنا جو ڈالرز ہے وہ پاکستان کے اندر لے کر آئے ہیں تاکہ ملک کی اکانومی بچ سکے۔ تو اس سے آپ لوگ اندازہ لگائے کہ یہ لوگ اس ملک کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ پھر آپ ایک اور دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے نیب قانون کے اندر جو ترامیم کر دی، اور اس کے اندر یہ ترامیم لائے گئے کہ فرض کرے اگر میں کرپشن کروں اور وہ کرپشن میرے گھر کے فرض کرے میرے اہلیہ یا میرے بچوں کے نام یا کسی اور کے نام پہ وہ دولت میں منتقل کر دوں، تو پاکستانی قانون کے اندر میں اس کے لیے جواب دہ نہیں ہوں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے اندر جو اسی وقت کہا جا رہا تھا، اور جو عمران خان صاحب سابق آرمی چیف باجوہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، تو اس قانون کے تحت ابھی وہ بھی اس بات کے لیے جواب دہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اہلیہ اور اپنے بہو اور اپنے بچوں کے جو اثاثے ہیں اس کا کوئی جواب دے سکے۔ تو پاکستان کے اندر آپ دیکھ لی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر دیتے ہیں۔ جو اس پوری صورتحال کے اندر اگر آپ دیکھ لیں اور جو چیزیں نظر آ رہی ہے، تو کم از کم یہ پاکستان ہم کا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور ہمارے جو بچے ہیں وہ ایک خوشحال زندگی گزار سکے،
तो इन माफियाज को शिकस्त देना पड़ेगा और इन माफियाज की तरफ से जो भी ऑडियोज जो भी वीडियोस आएंगे उस पर किसी भी सूरत में एतमाद नहीं करना, क्योंकि ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए सारी चीज़ें कर दी गई हैं, किए जा रहे हैं और इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को डैमेज करे। तो कम अज़ कम जो भी बंदा इस पे बात करेंगे, आप अगर वो टीवी के ऊपर कोई एंकर है और बात करते हैं तो आप उनके प्रोग्राम को बंद करके किसी दूसरे चैनल पे चले जाए। अगर उनका कोई ट्विटर पे बात करते हैं तो आप उनको अनफॉलो करे, उनको ब्लॉक कर दे। अगर सोशल मीडिया किसी और जगह पे वो बात करते हैं तो आप उसको ब्लॉक कर दे, लेकिन उसको किसी भी सूरत में देखना नहीं है, क्योंकि इन लोगों की ये कोशिश है कि वो इन सीनियर जो कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है उनके जरिए लोगों को गुमराह करे। तो कम से कम आप ये कर सकते हैं कि उनको ब्लॉक कर दें, उनको अनफॉलो करें और उन लोगों को किसी भी सूरत में इनके प्रोग्राम को नहीं देखना। जब आप इन लोगों को छोड़ेंगे, इनके प्रोग्रामों को नहीं देखेंगे तो खुद ब खुद इन लोगों के जो एक माफियाज का हिस्सा बन गए हैं, इनका वो स्टेटस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और इन लोगों की जो सहाफत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।